to the first lesson of your history book, that is the first freedom struggle of 1857। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि पहली आज़ादी की क्रांति हमारे देश में कब हुई थी और उसके क्या क्या रीजंस हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि ये जो टॉपिक है ये आपका आएगा मॉडर्न हिस्ट्री में। अब आप लोग 10th क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री रीड करोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है, जहाँ से मुग़ल काल ख़त्म हो जाता है या जहाँ से ब्रिटिश हमारे देश में आ गए थे वहीं से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, पहले इसकी टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो टॉपिक है यानी ये जो लेसन है आपका, इसका मतलब है कि पहली बार हमारे देश में लोगों ने इकट्ठा एक रिवोल्ट किया था, एक विद्रोह किया था जो कि 1857 में हुआ था और वो विद्रोह था आज़ादी के लिए। हमें आज़ादी 1947 में मिली है लेकिन उसके 90 साल पहले इसकी नींव रखी जा चुकी थी। तो अब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। द बैकग्राउंड ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये जो वॉर है ये अचानक से नहीं हो गया, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। तो हम लोग इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1600 में ब्रिटिश हमारे देश में आए थे व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, और उनकी कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने क्या किया था कि जो भी प्लेसेस समुद्र के किनारे थी वहीं पर उन लोग ने अपना सेंटर डेवलप कर लिया था। इसका एग्जांपल है सूरत। सूरत में उन्होंने अपना फर्स्ट सेंटर डेवलप किया था। नाउ सेकेंड, आपको पता ही है कि यूरोपियंस बहुत सारे आए थे हमारे देश में, लाइक फ्रेंच आए थे, हॉलैंड के लोग आए थे, पोर्टुगीज़ लोग आए थे। तो इस तरह से ये लोग आपस में ही लड़ाइयाँ कर रहे थे, आपस में बहुत सारे ये लोग ने वॉर किए थे, जिससे कि जो भी जीतेगा वही पावरफुल रहेगा इंडिया में, या जो जीत जाएगा वो इंडिया पर कब्जा कर लेगा। तो इस तरह से ये लोग ने बहुत सारे वॉर किए और ब्रिटिश ने इन पर 3 वॉर किए और तीनों में ब्रिटिश इनको हरा दिया। तो इस तरह से डिवाइड और रूल पॉलिसी को यूज़ करके ब्रिटिश ने इनका जो शासन है वो साउथ इंडिया, प्लेसेस लाइक कर्नाटका एंड हैदराबाद, तो यहाँ पर इनका शासन ख़त्म कर दिया। नाउ नेक्स्ट 1757 में क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे ये लोग ने बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जीत लिया, जिसके बाद इनका रास्ता हमारे देश में साफ हो गया था और कोई भी अब इनसे लड़ने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाता था। नाउ लास्ट इज, ब्रिटिशर्स जो थे वो सिर्फ इंडिया में नहीं, आसपास की जितनी कंट्रीज थी वहाँ तक फैलते जा रहे थे या एक्सपैंड होते जा रहे थे, लाइक नेपाल, बर्मा, तिब्बत, भूटान, अफगानिस्तान। अब कोई भी अगर रिवोल्ट हो तो उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस रहते हैं, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। द कॉजेज ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इसी को इस तरह से भी पूछा जा सकता था, व्हाट आर द रीजंस ऑफ स्ट्रगल फॉर फर्स्ट फ्रीडम। इसके हम लोग देख लेते हैं पॉइंट्स। फर्स्ट इज पॉलिटिकल रीज़न। तो पॉलिटिकल रीज़न यानी राजनीतिक कारण कौन कौन से थे जिसके कारण हमारे देश में फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ। स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट है सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था, जितने भी ब्रिटिशर्स हैं तो उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था इंडियन किंग्स पर, तो वो लोग अपना एक सोल्जर या अपने कुछ सैनिक रखते थे राजाओं के स्टेट में या राजाओं की टेरिटरी में, और इसका वो टैक्स भी लेते थे। तो इसी को बोला गया है सब्सिडरी अलायंस, मतलब जिसमें ब्रिटिशर्स अपना कोई ऑफिसर या अपने आर्मी मैन राजाओं के प्लेसेस में रखते थे और उससे उनका टैक्स भी लेते थे। तो इसी को सब्सिडरी अलायंस बोला गया है। नाउ नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या हुआ कि जो हमारे देश में राजा थे, अगर उनका कोई खुद का उत्तराधिकारी नहीं है या उनका खुद का बेटा नहीं है या उन्होंने किसी को अडॉप्ट किया है, तो ऐसा जो राज्य है वो चला जाता था ब्रिटिशर्स के पास। इसका एग्जाम्पल आपने देखा रानी लक्ष्मीबाई, इनके साथ भी यही हुआ था। इन्होंने एक सन अडॉप्ट किया था जिसके कारण इनका जो स्टेट था यानी इनका जो टेरिटरी थी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई थी। इस तरह से सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण जितने भी ज़मींदार थे और राजा थे वो इनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, तो ये लोग ने भी रिवोल्ट में बहुत ज़्यादा मदद की। नाउ सेकेंड रीज़न हम लोग इसका देख लेते हैं, इकोनॉमिक रीज़न। इकोनॉमिक रीज़न मतलब यहाँ पे मनी रिलेटेड कौन कौन से रीजन्स थे जिसके कारण फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ। तो आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स जो थे हमारे फार्मर्स पे बहुत ज़्यादा टैक्स देते थे, फार्मर्स को हर चीज़ में टैक्स देना पड़ता था और कभी कभी ऐसा होता था कि वो उनकी ज़मीन ही वो उनसे हड़प लेते थे। फिर जितने भी हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ थी, आपको पता है हमारा देश जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज यानी ऐसी इंडस्ट्री जो घरों में चलाई जा सकती है, उसके लिए फेमस था।
तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले यही काम किया कि उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बंद करवा दी, ताकि जितने भी हमारे फार्मर्स हैं और जो लोग घर से कमाते हैं वो लोग कमाना बंद कर दें। उन्होंने हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ बंद कर दी। हैंडलूम मतलब जो हाथ से कारीगरी की जाती है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ ब्रिटिशर्स ने बंद कर दी। तो इस तरह से ये था इकोनॉमिक रीज़न। नाउ नेक्स्ट रीज़न हम लोग देख लेते हैं सोशल एंड रिलीजियस रीजन्स। तो सोशल और रिलीजियस रीजन्स में क्या आ जाता है, जितने भी ब्रिटिशर्स थे तो वो लोग चाहते थे कि हमारे देश में क्रिश्चियनिटी फैल जाए, क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, ईसाई धर्म फैल जाए। तो इसके लिए वो लोग हर तरीका अपनाते थे। जितने भी लोग पढ़ते थे, जितने भी हिंदू लोग पढ़ते थे, उनको भड़काते थे, उनके भगवान के खिलाफ़ और उनके कल्चर के खिलाफ़ भड़काते थे। तो इस तरह से जो भी हिंदूस थे उन पर वो अत्याचार करते थे और वो क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहते थे। इसके अलावा उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जैसे हमारे देश में आपको पता ही उस समय सती सिस्टम चलता था, चाइल्ड मैरिज चलता था, तो इसको ब्रिटिशर्स ने बंद करवा दिया था। तो कुछ जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, मतलब जो कट्टरपंथी हिंदू थे, उन्होंने इसका विरोध किया। सो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट आता है हमारा अटैक ऑन इंडियन लैंग्वेज कल्चर्स एंड ट्रेडिशन। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो इंडियन में लैंग्वेज है, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज थी, तमिल, तेलुगु एंड बहुत सारी, पंजाबी, सिंधी, हिंदी, ओके। तो इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, तो सबका उन्होंने बहिष्कार किया और सबको बताया कि आपकी लैंग्वेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपके जो ग्रंथ है, जो रिलीजियस बुक्स है, उसमें फालतू की चीज़ें लिखी हैं, ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो कि अगर कोई ब्रिटेन का या लंदन का कोई 7 साल का बच्चा भी देख ले तो वो समझ नहीं पाएगा या उस पर हंसेगा कि ये कोरी कल्पना है। तो इस तरह से उन्होंने इंडियन कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस का मजाक बनाया। तो ये भी था एक रीज़न। नाउ नेक्स्ट फ्यूडल सिस्टम। मैंने एक बार आपको बताया था फ्यूडल सिस्टम। तो देखो फ्यूडल सिस्टम मतलब क्या होता है, जैसे आज जो हमारा सोसाइटी का सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास बीच में आता है। तो इसी तरह से उस समय जो एक सोसाइटी होती है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। सबसे पहले आ जाते थे राजा, उसके बाद आ जाते थे नॉबल्स। तो नॉबल्स मतलब क्या होता है, जो राजा के बाद जिनके पास ज़मीन है। नाउ थर्ड में आ जाते हैं नाइट। नाइट्स मतलब होता है वॉरियर, या आप इसमें सेना बोल सकते हैं। एंड फोर्थ में पीजेंट्स, तो ये फार्मर्स हैं। तो इस तरह से ये फ्यूडल सिस्टम था। नाउ नेक्स्ट इज डिसकंटेंट अमंग सोल्जर्स, यानी जितने भी हमारे सोल्जर्स थे, क्योंकि इन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया था, तो जितने भी हमारे सोल्जर्स थे ब्रिटिशर्स से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सोल्जर्स थे, अगर कोई हिंदू था तो वो जैसा भी रखना चाहते थे, वो तिलक लगाना चाहते थे, वो शिखा बांधना चाहते थे, तो उनको वो सब में मना कर दिया जाता था। उनको जो पगड़ी रहती है उसको पहनने से मना कर दिया जाता था। तो इस तरह से जो भी वो करना चाहते थे उससे उनको मना कर दिया जाता था, और जो भी वो चाह रहे थे वो सब भी नहीं था। जैसे जितने हमारे सोल्जर्स थे सब चाहते थे कि उनको प्रमोशन मिले, उनको अच्छी सैलरी मिले, तो ऐसा कुछ नहीं दिया जा रहा था। उसकी जगह उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट किया जा रहा था, मतलब उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा था, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। तो जो हमारे सोल्जर्स थे वो उनसे बिल्कुल भी कंटेंट नहीं थे। नाउ नेक्स्ट में हमारा यही आ जाता है इमीडिएट रीज़न। तो इमीडिएट रीज़न इसका क्या बनता है, इमीडिएट रीज़न यही था कि जो सोल्जर थे मंगल पांडे बंगाल बैराकपुर में, तो उन्होंने मना कर दिया था कि वो अपने टीथ से जो कार्ट्रिज था, कार्ट्रिज मतलब कारतूस, उसे नहीं ओपन करेंगे, क्योंकि वो काऊ के फैट से बना था और पिग के फैट से बना था। तो ये इसका रीज़न है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं द रीजंस फॉर फेलियर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो आपको पता ही है कि ये जो स्ट्रगल था ये पूरी तरह से फेल हो गया था। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे कि ये क्यों फेल हुआ। ओके, फर्स्ट रीज़न तो मैं आप लोगों को ऐसे बता देती हूँ कि इसमें क्या था कि हमारे देश में गद्दार लोग बहुत थे। कुछ चीज़ें स्टार्ट होने से पहले ही वो लोग ब्रिटिशर्स को बता देते थे। तो इस तरह से एक तो यही रीज़न है। बाकी रीजंस हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट, लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमारे देश में क्या था कि उस समय यूनिटी भी नहीं थी, ना ही ऑर्गेनाइजेशन था पूरी तरह से। ना तो लोगों में एकता थी, ना तो वो लोग किसी तरह से कहीं पे ऑर्गेनाइज हो पा रहे थे। मतलब अगर प्रोग्राम या कहीं पर रिवोल्ट आज हो रहा है तो वो लोग कल पहुंच रहे हैं, या टाइम नहीं उन्हें पता है, या किसके अंडर में जाना ये भी नहीं पता था। ओके, नाउ सेकेंड इज़ लैक ऑफ लीडरशिप। तो बिल्कुल भी जो
लोग ने रिवोल्ट किया था उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, मतलब उनके पास कोई काम नहीं था या उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया था कि आगे हमें क्या करना है। और आपको पता ही है कि अगर बहुत सारे लोग कहीं पे जाएं या कुछ करें तो उनके लिए लीडर का होना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे कोई भी लीडर नहीं था। सो सेकेंड पॉइंट हमारा ये आ जाता है लैक ऑफ लीडरशिप। नाउ थर्ड इज़ ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड वेपन्स। तो आपको पता है कि जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे वो लोग अभी भी बो एंड एरो का यूज़ कर रहे थे और तलवार का यूज़ कर रहे थे, और उसी की जगह जो ब्रिटिशर्स थे वो यूज़ कर रहे थे, जैसे तोप का यूज़ कर रहे थे, वो गन्स का यूज़ कर रहे थे, कारतूस का यूज़ कर रहे थे। तो इस तरह से उनके पास अपडेटेड वेपन्स थे और इंडियंस के पास ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड वेपन्स थे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट फ्यूडल फीचर्स। तो फ्यूडल फीचर्स मतलब क्या, जितने भी हमारे देश में सामंत थे तो उन्होंने भी, या आप लोग बोल सकते हैं जो किंग्स और नोबल्स, तो वो लोग अपने ही प्रॉफिट में लगे रह गए, मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए प्रॉफिट चाहिए था, उनको देश वालों से कोई मतलब नहीं था। तो इस तरह से इन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया जितने भी सामंत थे। मैंने आपको बताया था अभी कि फ्यूडल फीचर्स क्या था उस समय, किंग्स, नोबल्स, नाइट्स एंड पीजेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज अनअवेयरनेस ऑफ बहादुर शाह जफर सेकेंड। तो उस समय हमारे देश के एम्परर थे, लास्ट मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह जफर सेकेंड। तो ये क्या थे, ये बिल्कुल भी कैपेबल नहीं थे, मतलब इनमें कोई भी राज करने की शक्ति नहीं थी, ताकत नहीं थी, और ये बहुत ज़्यादा ओल्ड भी हो गए थे। तो इनको जो भी बोला जा रहा था वो पूरी तरह मान लेते थे। इवन ऐसा हुआ कि जो वॉर था तो सोल्जर्स इनके चले गए वॉर करने के लिए, और इन्हें खुद भी नहीं पता था कि इनके अंडर में या इनकी अगुवाई में कोई वॉर हो रहा है। तो एक ये भी इसका रीज़न है, अनअवेयरनेस ऑफ बहादुर शाह सेकेंड। और उन्हें खुद भी सरप्राइज़ हुआ कि वो या उनके सोल्जर्स रिवोल्ट किए हैं। फिर इसी बात के कारण क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इनको काला पानी की सज़ा दे दी और इन्हें रंगून भेज दिया। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने अभी आपको बताया ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। बहादुर शाह जफर सेकेंड वॉज एक्साइल्ड टू रंगून। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्री मैच्योर आउटब्रेक, ये एक साथ आ जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई प्लानिंग नहीं थी प्रोग्राम की और लोगों में आपस में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था। मतलब आपको पता ही है उस समय कोई भी साधन नहीं थे, टेलीफोन वगैरह नहीं था, ना ही पोस्टल सर्विस था। तो कब कैसे करना है रिवोल्ट और कहाँ पर करना है, ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता थी। तो कम्युनिकेशन के कारण भी ऐसा हो गया। नाउ नेक्स्ट इज़ लोकलाइज रिवोल्ट। लोकलाइज रिवोल्ट मतलब क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, लोकलाइज मतलब क्षेत्रीय, जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्लेस है, वहाँ पे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि सरकार ने उनका टैक्स या ब्रिटिशर्स ने उन पर टैक्स लगाया, फिर बाकी लोग की जगह की कोई और प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्या था, लोकलाइज रिवोल्ट, मतलब एक जगह पर रिवोल्ट सीमित था। देश भर में होना चाहिए था बट ये एक ही जगह पर सीमित था। तो इस तरह से जितने इंडियंस थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब बहुत सारे जिनको पार्टिसिपेट करना चाहिए था उन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। और जो रूलर्स थे जिनको अफेक्ट पड़ा है, मतलब जिनको ब्रिटिश सरकार ने किसी तरह धोखा दिया या उनकी ज़मीन हड़प ली है, बस उन्होंने ही साथ दिया, बाकी लोगों ने साथ नहीं दिया। नाउ नेक्स्ट इज़ नो कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। आपको पता ही है कि हमारे देश में कितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, तो इसलिए क्या था कि जितने भी इंडियंस थे उनके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। और फिर ये भी है कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो लोग क्या करने वाले हैं, वो सिर्फ इंग्लिश में ही बोलते थे। इंडियंस को उस समय इंग्लिश नहीं समझ में आती थी, तो उन्हें भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। तो एक ये भी प्रॉब्लम थी। नाउ नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इट्स फीचर। तो अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है या हम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं, जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल है। तो इस तरह से अब हम लोग इसको देखेंगे। तो फर्स्ट है इसका डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो इसमें क्या हुआ था, ये जो स्ट्रगल था इसमें पहली बार हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ आए थे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू फीलिंग ऑफ एंथुसियाज्म। इसमें क्या हुआ था कि पहली बार इंडियंस को समझ में आया जब उन्होंने रिवोल्ट किया कि हम भी ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। इसके पहले तक उन्होंने कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं था कि वो ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। तो इस तरह से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। नाउ नेक्स्ट इज़ पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स इन द स्ट्रगल। तो आपको पता ही है कि फार्मर्स को कितना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था
और इसके पहले कोई भी पॉलिटिकल रिवोल्ट में फार्मर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ब्रिटिशर्स ने क्योंकि उनकी लाइफ, रूरल लाइफ यानी जितनी भी गांव की व्यवस्था थी उसे ख़राब कर दिया, उनकी ज़मीन हड़प ली, तो इसमें फार्मर्स ने भी रिवोल्ट किया। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उस समय 70% से ज़्यादा, या आप बोल सकते हैं लगभग 90% जो हमारी इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से डिपेंडेंट थी फार्मिंग पर। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉमिस ऑफ ब्रिटिशर्स टू इंडियन किंग्स एंड नवाब। अब क्या हुआ कि जितने भी इंडियन किंग्स थे, कुछ लोगों ने, कुछ जो राजा थे उन्होंने तो रिवोल्ट किया, मतलब उन्होंने तो इस युद्ध में साथ दिया सबका, लेकिन सब ने साथ नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने साथ नहीं दिया। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि राजाओं के साथ दोस्ती बनानी अच्छी रहेगी, या राजाओं के साथ मेल जोल बनाना अच्छा है और उनको अपने अंडर में रखना अच्छा है। तो उन्होंने क्या किया, इंडियन किंग्स और नवाब को प्रॉमिस किया कि उनकी ज़मीन नहीं हड़पी जाएगी। सब्सिडरी अलायंस और जो उस समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उन्होंने इसको भी बंद कर दिया। तो इस तरह से ऐसा हुआ, और ये जो प्रॉमिस था ये क्वीन विक्टोरिया ने ही पार्लियामेंट से अपने किया। नाउ नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो उस समय हमारे देश में लोग बैलगाड़ी का यूज़ करते थे ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में, और भी ज़्यादा कुछ था नहीं, शिप का ज़्यादातर यूज़ करते थे। तो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं था और इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो ब्रिटिशर्स ने अपने लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को डेवलप किया। तो रेलवे लाइन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम जिससे डाक आता है या चिट्ठियाँ आती थी, तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए स्टार्ट किया। नाउ नेक्स्ट इज एनलाइटनमेंट ऑफ वीकनेस ऑफ इंडियन किंग्स एंड लॉर्ड्स। तो उस समय राजा जो थे वो केवल अपने सेल्फिशनेस के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा बस काम कर रहे थे कि उनको फ़ायदा मिले, उनके राज का विस्तार हो। बट बाद में उन्हें समझ में आया कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं इनके साथ उन्हें नहीं मिलना है, या फिर वो लूटने के लिए हैं। तो इस तरह से कुछ जो इंडियन किंग्स थे वो लोग तो इस कारण जागृत हो गए। नाउ नेक्स्ट हम लोग इसमें अब पढ़ने वाले हैं कुछ हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। तो फर्स्ट है हमारे तात्या तोपे, इनके बारे में हम लोग रीड कर लेते हैं। तो तात्या तोपे एक वैलिएंट सोल्जर थे, वैलिएंट मतलब काफ़ी बहादुर थे। तो ये जो थे ये इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स अपनाई। ये मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता है, छुप कर वॉर किया जाता है या जंगलों में छुप कर वॉर किया जाता है भेस बदल कर। नाउ नेक्स्ट इज नाना साहेब पेशवास मिलिट्री कैंपेन वॉज ऑन हिज शोल्डर्स। इसका मतलब नाना साहेब का जितना भी सेना के लोग थे या जितनी भी सेना की कमान थी ये इन्हीं के कंधों पर थी। नाउ नेक्स्ट इज जब झांसी की रानी ने ग्वालियर का किला एक्वायर किया या सीज किया तब इन्होंने ही उनको मदद की थी। नाउ नेक्स्ट इज इनका जितना भी आप लोग बोल सकते हैं जो ब्रिटिशर्स से इन्होंने पूरी तरह से पंगा लिया था वो सेंट्रल इंडिया और बुंदेलखंड में था, जिसमें मध्य प्रदेश में भी आ जाता है। नाउ लास्ट इज क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग डिसीव करते थे और बिट्रेयल करते थे, मतलब बहुत सारे लोगों ने देशद्रोह किया और उन्हें ब्रिटिश से पकड़वा दिया। तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें एरॉन जो कि गुना डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर पकड़ लिया उसके जंगलों में और उन्हें हैंग कर दिया गया शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 में। नाउ नेक्स्ट इज़ रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम लोग देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। इनके हस्बैंड की डेथ 1854 में हो गई और इनका कोई भी खुद का बेटा नहीं था, इनका एक एडॉप्टेड सन था जिसके कारण जो इनका राज्य था वो चला गया था ब्रिटिशर्स के पास। तो इस तरह से जो झांसी है वो ब्रिटिश एम्पायर में मिक्स हो गया। रानी लक्ष्मीबाई ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया, उन्होंने रिवोल्ट किया और उन्होंने उनसे बहुत लड़ाइयाँ की। तो इस तरह से ब्रिटिश के पास आपको पता है फोर्स ज़्यादा थी और हमारे देश में जो देशद्रोही हैं वो भी बहुत ज़्यादा थे। तो इसके कारण ये एक जो वॉर हुआ था इनके बीच में उसमें रानी लक्ष्मीबाई डिफीट हो गई और इस तरह से बाद में उन्होंने ग्वालियर का किला भी हड़प लिया था तात्या तोपे के साथ, या आप लोग बोल सकते हैं उसे सीज कर लिया था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश सोल्जर्स को पता चल गया कि वो ग्वालियर के फोर्ट में है और इसी तरह से 17 जून 1858 को उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी और जब उनकी डेथ हुई तब वो सोल्जर के ही आउटफिट में थी। तो इस तरह से हमारे 2 मेन फ्रीडम फाइटर्स थे। नाउ कुछ मेन क्वेश्चंस मैं आप लोग को बता देती हूँ। इसमें हम लोग ने मेन क्वेश्चंस रीड किए हैं, जैसे फर्स्ट आ जाता है इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, इससे आप लोग रीड कर सकते हैं। नाउ वाई इज़ द स्ट्रगल ऑफ 1857 कॉल्ड द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, इससे आप लोग रीड कर लेना।
फिर आप लोग इसमें ये भी बता सकते हैं वाई डिड द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल फेल्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी इसमें से शॉर्ट नोट्स भी आएंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं क्वेश्चंस में, आप लोग उसे रेफ़र कर लेना। उसमें 4 फ्रीडम फाइटर्स के बारे में दिया है और इसमें जितने भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स है उसे ज़रूर आप लोग रीड कर लेना। सो दैट्स इट।